तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम एक बेहद खास प्रोग्राम कर रहे हैं और जिस तरह हम रविवार को आपको किसी पर्सनैलिटी से मिलाते हैं या फिर डिसेबिलिटी के किसी सब्जेक्ट पर हम पैनल डिस्कशन करते हैं, तो उसी कड़ी में आज भी हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी लगातार आप काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर से इंट्रोड्यूस हमें करवाया जाए, उनकी लाइफ के बारे में बताया जाए। तो आज हम आपको आपकी चहेती पर्सनैलिटी के साथ मिलाने जा रहे हैं। ये डिसेबिलिटी फील्ड में काफ़ी एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। ये पहले प्रोफेसर रहे इस्लामिया जामिया यूनिवर्सिटी में, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर ये आरसीआई के साथ भी एसोसिएट हुए, एक सब कमेटी के चेयरपर्सन बने जो ख़ास तौर पे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए काम करती थी, उसकी देखरेख के लिए थी। ये काफ़ी जगह इन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस दी हैं, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में आपने पहले ही इनको सुना होगा। आजकल ये NIVH के साथ एसोसिएट हैं और ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी काफ़ी एक्टिव है। तो हम आपका सस्पेंस अब दूर करते हैं। हमारे साथ है SR मित्तल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। सर, एक लंबे अरसे से लोग कह रहे थे आपसे मुलाकात करने के लिए, पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बचपन के लिए, आपके बचपन के बारे में, क्या आप कहाँ से हैं और जो आपकी डिसेबिलिटी है ये बचपन से ही है जब बाद में डेवलप हुई? दानिश भाई, ऐसा है कि मैं रहने वाला हूँ सहारनपुर उत्तर प्रदेश का जी। मेरा घर सहारनपुर के मेन शहर में ही है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और बचपन से मैं ब्लाइंड नहीं था। मैं जैसे और नॉन डिसेबल्ड बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही था, लेकिन लगभग 6 साल की उम्र में 1954-55 के आसपास मुझे पहले बुखार हुआ, उसके बाद टाइफाइड हुआ। बुखार और टाइफाइड तो ठीक हो गया, लेकिन वो स्मॉल पॉक्स दे गया। और उस जमाने में आप जानते हो कि स्मॉल पॉक्स वगैरह का कोई न तो वैक्सीनेशन था जी, ना कोई ट्रीटमेंट था, और ज्यादातर लोगों में ये था कि स्मॉल पॉक्स तो एक माता होती है बेशक, और इसका कोई इलाज होता नहीं है, माता की पूजा करो तो ठीक हो जाती है, जिसके चक्कर में कोई डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं किया गया। और परिणाम ये हुआ कि करीब 2-3 महीने के बाद पहले धीरे धीरे फिर 1-2 महीने के अंदर एब्रप्टली पूरी विजन चली गई। उस वक्त डॉक्टरों के पास जरूर लेते गए मेरे पेरेंट्स मेरे को, और उस वक्त का जो हिंदुस्तान का बेस्ट आई स्पेशलिस्ट थे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता, मुझे नाम याद है, उनके पास भी लेके गए। उससे पहले और डॉक्टरों को भी काफी दिखाया, लेकिन फाइनली डॉक्टर मोहनलाल ने उनको, मेरे पेरेंट्स को बताया कि देखिए अब इसका कोई इलाज है नहीं, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड में भी कहीं नहीं, क्योंकि मेरी आई बॉल्स मेल्ट हो चुकी थी तब तक। तो इस वजह से फिर उसके बाद पेरेंट्स मेरे को जो है डॉक्टरों के पास ले जाना बंद कर दिया। 5-6 महीने बाद ही पता चला कि सहारनपुर में एक प्राइवेट ब्लाइंड स्कूल चला करता था। वहाँ पर एक टीचर थे, बहुत सज्जन थे, अच्छे थे, गुरबख्श राम जी। वो पंजाब से पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे जी, सहारनपुर में, और पार्टीशन से पहले वो लाहौर में ब्लाइंड स्कूल शायद था उस वक्त, आज ही है, वहां पर काम करते थे और वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा थोड़ी बहुत ली थी। तो उन्होंने सहारनपुर के बिजनेसमैन वगैरह के साथ, जो पाकिस्तान से पंजाब के रिफ्यूजीज आए थे, उसमें वेल टू डू लोग जो थे, उन लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर एक स्कूल चला रखा था। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को उस स्कूल में भेजा, मैं वहां जाने लगा। वहां मैंने ब्रेल सीखी, बेसिक अरिथमेटिक सीखी, टेलर फ्रेम का यूज सीखा, थोड़ा बहुत ज्यादा म्यूजिक वगैरह भी सीखा, चेयर गेमिंग वगैरह सीखी, लेकिन इससे ज्यादा एजुकेशन और नहीं थी उस स्कूल में। बेसिकली वो
हिंदी इंग्लिश ब्रेल सिखाते थे, कंट्रैक्शंस एब्रिविएशन सिखा देते थे, कुछ हद तक चेयर केनिंग और म्यूजिक और अरिथमेटिक 3 आवर्स जो होते हैं वो सिखाते थे जी। 1560 के शुरू में मेरे पेरेंट्स जो कि बिजनेसमैन थे, देहरादून में उनके कॉन्टेक्ट थे, तो देहरादून के किसी व्यक्ति ने बताया कि देहरादून में एक स्कूल है। तो मेरे पेरेंट्स वहाँ आए और फॉर्म लिया, भर के यहाँ जमा किया, जो उस वक्त मॉडल स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन था, अब इसका नाम मॉडल स्कूल फॉर विजुअली हैंडीकैप है जी, जो NI बेस पे स्कूल है। वहाँ मेरे को जुलाई में एडमिट किया 1960 में। क्योंकि मैं बेसिक्स तो सीख चुका था, मोबिलिटी भी थोड़ी बहुत मेरी हो चुकी थी तब तक। मैं अकेले आ जा लेता था, चल फिर लेता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, उससे जब डॉक्टर ने बताया कि आप अब नहीं ठीक होंगे, वर्ल्ड में इलाज नहीं है, तो आपकी फैमिली का, सोसाइटी का और आपके खुद का जो उस टाइम का मेंटली जो माइंड सेटअप था वो क्या था? देखिए, ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स और तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, बहुत रिजेक्टेड, बहुत शॉक थे। मेरी ग्रैंड मदर भी काफी शॉक थी, बट दे हैड ऑल अफेक्शन फॉर मी। इसलिए वो मेरे लिए सब कुछ करते थे जो कर सकते थे उस टाइम पे। यहाँ तक कि शुरू में खाना भी खुद ही खिलाते थे। ब्लाइंड होने के बाद, ब्लाइंड होने से पहले मुझे वेगली याद है कि मैं अपना खाना खुद ही खाया करता था। लेकिन ब्लाइंड होने के बाद खाना वो खिलाते थे, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ब्लाइंड आदमी खुद ही खाना खा सकता है। यहाँ तक कि स्कूल जो मैंने बताया, मेरे को स्कूल में एडमिट किया, तो वहां पर मेरा लंच, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि स्कूल में आया हुआ दान का खाना जो होता है या दान के पैसे से जो खाना बनता है वो मैं खाऊं। इसलिए मेरे लिए दोपहर का खाना पेरेंट्स नौकर से स्कूल में भेज देते थे। मेरे घर से स्कूल की दूरी लगभग 2-2.5 किलोमीटर के करीब थी, और नौकर को ये इंस्ट्रक्शन होती थी कि वो मुझे खाना खुद खिलाकर वापस आए। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी ने देखा कि वो खिला रहा, तो बड़ा गुस्सा आया उसको, उसने डांटा उसको, और मुझे भी कहा कि तुम अपने आप खाना क्यों नहीं खाते हो। उसके बाद से मैंने घर में भी करना शुरू की, तो थोड़ी बहुत मेरे को आजादी मिली, मैं अपना खाना खुद खाने लगा। और देहरादून में आने के बाद तो खैर स्कूल में अपने आप खाना ही था, यहाँ तो कोई दूसरे को खिलाने की। तो कब आपको ये लगना महसूस हो गया कि अब जो मेरे लिए राह है वो आसान होती जाएगी? नाउ आई कैन अचीव माई goals, whatever I have thought of. Yes, that is true. When I came to Dehradun and joined this model school, then I started picking up things fast. मैं यहाँ पर क्लास 4 में एडमिट हुआ था, और क्लास 10 यहाँ से करके मैं 67 में निकला यहाँ से स्कूल से। 1967 में जब मैं निकला तो मैं देश नॉर्थ इंडिया का, कम से कम देश का तो नहीं जानता हूँ, बट नॉर्थ इंडिया का दूसरा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन था, स्टूडेंट था, जिसने मैथमेटिक्स एंड साइंस के साथ हाई स्कूल पास किया था। ये बिल्कुल अचीवमेंट है उस टाइम पे, बहुत बड़ी। कोई नहीं था, सेकंड था मैं, और मेरी परसेंटेज बहुत खराब नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत हाई परसेंटेज से मैंने हाई स्कूल पास किया था। मैथ साइंस में मेरी गुड सेकंड डिवीजन थी। तो आपने लिया क्यों मैथ साइंस, जबकि बाकी जनरल म्यूजिक की ओर लोग जाते थे? तो आपने ये, जैसे आजकल रहता है कि एक समय 5-7 साल पहले हर किसी को रहता था हमें इंग्लिश में MA करनी है, तो क्या ये वाला माइंडसेट था कि मेरे को मैथ और साइंस में करना है, जो आपको शौक था इसका? मेरे को इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में, लेकिन उस वक्त चूंकि राइटर की व्यवस्था बहुत, रूल्स बहुत खराब थे। यानी कि आप 10th के एग्जाम में 9th क्लास का राइटर ला सकते थे, 9th क्लास का राइटर आपको मिल सकता था, वो भी ऐसा जिसकी 8th क्लास की परसेंटेज 40% से कम हो। तो जो खुद 40% से कम 8th क्लास पास करके आया, उसको लिखना कितना आता होगा जी। मैथ्स के सिंबल्स, साइंस के सिंबल्स और सारे सिंबल्स बोल के बता पाना भी संभव नहीं होता है। मैथ्स में तो बहुत सिंबल होते हैं, खासतौर पर
वगैरह में, लेकिन फिर भी गुड सेकेंड डिवीजन से मैंने पास किया। मैथ साइंस में मेरे नंबर अच्छे थे। मैंने 50-50 मार्क्स का पेपर हुआ, 2 पेपर मैथ के और 2 साइंस के हुआ करते थे। मैंने दोनों पेपर्स में करीब करीब 16-17 मार्क्स से मेरे क्वेश्चन छूटे थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। उस जमाने में आधा घंटा फालतू भी नहीं मिला करता था, जिसकी वजह से इसकी परसेंटेज कुछ कम रही। बट एनीवे मैंने हाई स्कूल जो है सक्सेसफुली पास किया। आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई परसेंटेज, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने कितना किया है, और जब मैंने किया पूरा नहीं तो मुझे पूरे नंबर कहाँ से मिलेंगे जी। उसके बाद फिर मैंने +2 पास किया। +2 पास करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल के बाद सहारनपुर में मेरे पेरेंट्स ने कोशिश की, क्योंकि ये तो स्कूल 10वीं तक था उस टाइम पर जी, हम तो 12वीं तक है, उस टाइम पे 10वीं तक था। हमारा स्कूल का सेकंड बैच था। तो मेरे पेरेंट्स ने 10वीं के बाद पहले तो कोशिश ये की कि मैं सहारनपुर में एडमिशन ले लूं, और उन्होंने कई कॉलेज में ट्राई किया, लेकिन पता नहीं किस वजह से मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ। तो मैंने कहा मेरे को साइकोलॉजी पसंद है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेना, क्योंकि 12th में तो मैथ का इम्पॉसिबल था ही बिल्कुल भी 11th-12th के लिए। और साइकोलॉजी किसी मेल कॉलेज में था नहीं सब्जेक्ट उस वक्त। एक लड़कियों का कॉलेज हुआ करता था, उसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट था। अब लड़कियों के कॉलेज में एडमिशन कैसे मिले मेरे को? तो मेरे पेरेंट्स ने उनको काफी समझाया कि तो विजुअली इम्पेयर्ड है, आपको क्या प्रॉब्लम होगी, लड़कियों को तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन रूल तो रूल होता है। फिर मैंने कोशिश की लखनऊ जाने की, लखनऊ में ट्राई किया, दिल्ली में भी ट्राई किया, लेकिन मेरे को सूट नहीं किया, या समझ लीजिए चांस कुछ ऐसा था कि वहाँ मेरा एडमिशन वगैरह नहीं हुआ। अल्टीमेटली चूंकि मैं देहरादून में रहा था, देहरादून को जानता भी था, मैंने देहरादून में 11th क्लास में एडमिशन ले लिया, और मैंने 11th-12th जो है देहरादून से करके किए, और MA इंग्लिश में देहरादून से किया। MA करने के बाद क्या किया जाए। MA में मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत अच्छी क्या अच्छी नहीं रही। आई गॉट 3rd डिवीजन, क्योंकि उस जमाने में इंग्लिश में मटीरियल भी नहीं मिलता था अप्रैल के अंदर, रिकॉर्डिंग में भी कोई खास फैसिलिटी नहीं थी, और लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए आप जानते हो कितना पढ़ना पड़ता जी। टीचर फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं थी जी। तो उस वजह से मेरी उसमें परसेंटेज खराब थी, तो मेरे को लेक्चरशिप तो कहीं मिल नहीं सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ, स्कूल टीचिंग के लिए। मैंने B.Ed में एडमिशन लेने की कोशिश की। हिंदुस्तान में तब तो बिल्कुल ही नहीं था, आज तो फिर भी है बहुत जगहों पर, कई जगहों पे अब की को B.Ed में एडमिशन लेने में लोग कतराते हैं, बट उस टाइम था ही नहीं। तो DAV कॉलेज में हमारे यहाँ B.Ed चला करता था देहरादून में जी। तो उसके जो हेड थे उस टाइम पे प्रोफेसर पाली, उन्होंने कह दिया कि आपको तो हम एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि आप प्रैक्टिस टीचिंग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। मैंने कहा ये तो गलत बात है, मैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, प्रैक्टिस टीचिंग वहाँ क्यों कर सकता हूँ, और प्राइवेट स्कूल में भी करने में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को इंग्लिश तो पढ़ानी है जी। इंग्लिश तो मैं स्कूल में पढ़ा ही लूंगा, मैथ्स पढ़ाना है, थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ मेरठ गया, उस वक्त देहरादून का कॉलेज मेरठ यूनिवर्सिटी में आता था, जिसका अब नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो मैं वहाँ रजिस्ट्रार से मिला, रजिस्ट्रार ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। देन आई मेट वाइस चांसलर। फॉर्चुनेटली वाइस चांसलर वाज क्वाइट पॉजिटिव, उन्होंने टाइम भी दिया, और मेरे से आधा पौना घंटे बात की और बात करने के बाद कहने कि देखो आप तुमको अपने तुम्हारे खुद के रिस्क पे एडमिशन देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब रही तो ये समझ लो कि आगे आने वाले टाइम में सिर्फ किसी विजुअली इम्पेयर्ड को नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा खराब रही तो आप ऐसा ही कर देना।
और फिर उन्होंने टेलीग्राफिकली डीएवी कॉलेज वालों को कहा कि एज ए स्पेशल केस स्पेशल सीट क्रिएट करते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ से बीएड किया और बीएड में इंग्लिश टीचिंग में मैं सेकंड था पूरी कॉलेज में, पोजीशन सेकंड। और उसके बाद क्या हुआ कि बीएड करने के बाद फिर समझ आई कि नौकरी तो इमीडिएट मिलेगी नहीं। मैंने ट्राई किया क्योंकि स्पेशल स्कूल बहुत कम थे उस टाइम पे, आज भी बहुत ज्यादा नहीं है। रेगुलर स्कूल में जॉब की कोई रिजर्वेशन तो था नहीं तब, इसलिए मैं वापस सहारनपुर आ गया क्योंकि बीएड के बाद फिर देहरादून में सपोर्ट करना पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था। और देहरादून सहारनपुर आके मैंने लॉ ज्वाइन किया 1 साल के बाद, 1 साल वेस्ट किया और लॉ के 2 सेमेस्टर क्लियर किए। उन्हीं दौरान घर में थोड़ी दुर्घटना हुई, माय मदर पास्ट अवे। उसके बाद फिर घर में अकेले रहना बहुत मुश्किल हो गया। देन somebody advised me to take admission in diploma course. बीआरए में उस जमाने में एक डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती थी जो अब हमारे यहाँ देहरादून में है, NIVH में, डिप्लोमा इन टीचिंग द ब्लाइंड। मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया और उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन हुई। वो करने के दौरान मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी कॉन्टेक्ट हुए क्योंकि दिल्ली में बहुत ब्लाइंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ा करते थे जो बीआरए में रहते थे। उन लोगों की वजह से किसी यूनिवर्सिटी के कई लोगों से मेरे कॉन्टेक्ट हुए, बातचीत हुई, मिलना जुलना हुआ। तो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ अप्रोच किया कि भाई मैंने बीएड किया हुआ, एडमिशन दे दो। उस समय तक डीयू में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जिसको हम CI बोलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहां पर भी किसी ब्लाइंड को बीएड या एमएड या एमफिल PhD में कभी कोई एडमिशन नहीं मिला था। टिल 1978 की बात है। तो उस वक्त प्रिंसिपल की प्रोफेसर दत्त, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप कैसे को मैनेज करोगे? मैंने कहा मैं मैनेज कर लूंगा, आप इसकी चिंता मत करो, क्योंकि कल आपको एंट्रेंस टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कर दूंगा मैं। और मैंने उनका एंट्रेंस टेस्ट दिया। एंट्रेंस में उन्होंने मेरे को राइटर नहीं लाने दिया, अपना क्लर्क बिठा दिया। उनका जो PA हुआ करता था उस टाइम, तो उसको बिठा दिया लिखने के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया। इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा किताबें कैसे पढ़ोगे, कितना मैनेज कैसे, रीडिंग का क्या होगा, डिसर्टेशन का क्या होगा। मैंने कहा आप एडमिशन दे दो, उसके बाद चिंता मत करो। तो डॉक्टर सुनीति दत्त ने भी वही बात कही जो वाइस चांसलर मेरठ यूनिवर्सिटी ने कहा था कि अब आपको एज ए ट्रायल केस दे रहे हैं। एंड आई गॉट एडमिशन। मैंने एमएड CI से सक्सेसफुली विद 60% मार्क्स पास किया। 60% उस वक्त जो है बहुत रेयर केस में किसी को मिला करते थे। हमारे यहाँ मेरे बैच में एमएड में 12 लोग थे, 60% या उससे ऊपर मार्क्स पाने वाले 3 लोग थे, 3 स्टार, बाकी उससे नीचे थे। 50% पास मार्क्स होते थे। एमएड करने के बाद तब तक मेरा संपर्क एडवानी साहब से, जिनको मैं पहले भी जानता था काफी, तो उनसे भी मेरी बातचीत हुई कि डिसर्टेशन के लिए उनके पास में गया, बुक्स उनसे ली मैंने अपने डिसर्टेशन को करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर कोई काम हो तो बताइए। मैंने बीएड भी कर लिया, एमएड भी कर लिया, डिप्लोमा भी कर लिया, PhD तो एकदम से होगी नहीं। DU में PhD करने के लिए एमफिल उस टाइम पे कंपल्सरी हुआ करता था। एमफिल करने का लिए फिर 2 साल लगाओ, 1.5-2 साल कम से कम। तो वो कहना है कि कोई और रेगुलर जॉब तो है नहीं, लेकिन बीआरए में हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। तो उस जमाने में जो प्रोजेक्ट था बेसिकली वो एक अमेरिकन इंटेलिजेंस स्केल है जिसको स्टैनफोर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, उसको अडेप्ट करना था विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो ये प्रोजेक्ट बीआरए में उनका चल रहा था। उन्होंने कहा तुम अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, तुमने एमएड किया हुआ है, इसको में जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन है, 400 रुपये महीना हम देंगे,
अगर तुम ज्वाइन कर सकते, मैनेज कर सकते हो तो तुम इसको ज्वाइन कर लो, बाकी बाद में अगर कहीं कुछ होगा तो देखेंगे। तो मैंने वो ज्वाइन कर दिया। 400 रुपये उस जमाने में बहुत होते थे, लाइन में 400 रुपये बहुत होते थे। मैंने वो ज्वाइन कर दिया और मैंने उसमें 5 महीने काम किया। उन्हीं दिनों में NIVH में टीचर की पोजीशन निकली स्कूल के लिए। मैंने अप्लाई किया, फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो मैं वो छोड़ के फिर NIVH में दिसंबर 79 में आ गया एज ए टीचर। जी, यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये जर्नी अपनी बताई सर। 2-3 बातें मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ लिसनर्स के लिए कि जब आप देहरादून गए, सबसे पहले आपके दोस्त कौन बने वहाँ पे? देहरादून में जी, ऐसा है कि हमारे सहारनपुर में मेरी जानकारी में उस टाइम पे करीब 10-12 विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे सहारनपुर शहर के, और उनमें से 4-5 स्टूडेंट्स मेरे अलावा इस स्कूल में मेरे से पहले एडमिशन ले चुके थे। अच्छा। रौनक राज, मानक ताला थे, जो बाद में इंटरव्यू वगैरह करके रेलवे में अनाउंसर अपॉइंट हुए थे और सहारनपुर में नौकरी करते थे, वहीं से रिटायर हुए। तिलक राज कालरा थे, एक ब्रदर एंड सिस्टर थे सतपाल एंड गुड्डी नाम था लड़की का, सिस्टर का उनकी, और एक विनोद खुराना थे। अच्छा। कपड़े का बिजनेस। और ये पांचों लोग जो है इनके पेरेंट्स पाकिस्तान से आए थे, पांचों के पेरेंट्स। तो ये आया सहारनपुर के से, और मेरे से पहले चूंकि ये स्कूल में देहरादून में ले चुके थे, तो मेरी नेचुरली सबसे पहले जान पहचान इन्हीं लोगों से हुई, क्योंकि बाद में फिर आना जाना भी इन लोगों के साथ ही हुआ। एक कभी किसी के पेरेंट्स फादर आ गए तो सबको ले गए एक साथ, कभी दूसरे आ गए तो वो ले गए जी। छुट्टियों में जाना तो होता है, कंपल्सरी था स्कूल में, है ना। तो इन लोगों से हुई। फिर मेरी जो उसके बाद मिस्टर रुंगटा, ये भी 6 साल एडमिट हुए थे देहरादून में, मेरे बाद हुए थे। संतोष रुंगटा आप जानते होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उनसे जान पहचान मेरी हुई। और एक श्यामलाल मित्तल है, हरियाणा से म्यूजिक टीचर रिटायर हुए हैं, वो भी। तो उसके बाद काफी दोस्त आपके शुरू हुए मिलना। अच्छा सर, दूसरा अभी जानना चाहूंगा उस टाइम के जो मॉडल स्कूल में और आज के मॉडल सेम स्कूल में क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, आज उस टाइम मॉडल स्कूल में टेक्नोलॉजी चूंकि दुनिया में हिंदुस्तान में ही कहीं नहीं थी, तो वहां भी नहीं थी, लेकिन वहां ब्रेलर अवेलेबल थे स्कूल में, जो और किसी स्कूल में नहीं अवेलेबल थे। आज तो खैर और भी बहुत कुछ अवेलेबल है जी। चीज ये है कि उस टाइम पे डिसिप्लिन स्कूल में आज के मुकाबले में बेटर था जी, ऐसा मेरा मानना है जी। जैसे डिसिप्लिन में डिटेरियोरेशन और जगहों पे हुआ है, और स्कूलों में, नॉन डिसेबल्ड के स्कूलों में भी तो है ना डिटेरियोरेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेटर था। हमारे यहाँ क्योंकि हॉस्टल प्रिंसिपल भी अंदर रहते थे और हॉस्टल वार्डन भी अंदर रहते थे, वो अब भी हैं। अब तो खैर आजकल का जो प्रिंसिपल है वो तो अंदर नहीं रहते, बाहर ही रहते हैं, बट उस टाइम प्रिंसिपल अंदर रहते थे और टीचर बिल्कुल आस पास में रहते थे, यानी कि 200 मीटर की दूरी पर सारे टीचर्स रहते थे। स्कूल से 200 मीटर के रेंज में सारे टीचर्स रहते थे। तो वो टाइम टू टाइम स्कूल में ड्यूटी आवर्स के बाद भी आके देखते थे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो आपको लगता है अभी भी वही है, स्पिरिट वही है, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में हर तरह की जगह यहाँ भी थोड़ी गिरावट है। डिसिप्लिन की बात में है, बाकी नहीं है, बाकी सारी चीजें जो है अच्छी है। अच्छा सर, एक बात जब मैं आपको भी इंटरव्यू की है कि मित्तल सर को भी की, कोल सर को भी की, तो एक बात चीजें निकल के आती हैं कि उस टाइम पे अगर आपको कोई मना करता था तो आप कन्विंस करते थे, आप काउंसलिंग करते थे। आज हम देखते हैं कि अगर किसी की बात नहीं मानी जाती तो सीधा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या CCPD का आता है।
तो उस टाइम पे ये किस तरीके से आप लोग कन्विंस करते थे जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? हम सीधा सीसीपीडी में सबसे पहली हमारी बात होती है कि ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम सीसीपीडी चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। ऐसा है दानिश भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ह्यूमन नेचर है, वो हर ह्यूमन बीइंग आसान रास्ता ढूंढता है। उस वक्त ना कोई कानून था स्पेशल, कोई लॉ तो था नहीं डिसेबल्ड के लिए जो आज है। उस टाइम सीसीपीडी नहीं होता था, आज है। उस टाइम कोर्ट में जाना जो है के बारे में आसानी से कोई सोचता भी नहीं था। कोर्ट में तो रेयर केस में लोग जाते थे, या क्रिमिनल्स जो होते थे वो जाते थे। कॉलेज स्कूल वगैरह के केसेस थे, उसको लेकर तो कोर्ट में कोई जाता ही था। मैंने तो कम से कम अपने टाइम पे सुना भी नहीं, है ना जी। तो क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, ये चीजें थी नहीं। हमारे पास केवल और केवल एक ही चीज थी कि हम कंसर्न ऑफिसर से आदमी से मिले, उससे बातचीत करें, उसको अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें विथ इन कन्विंसिंग मैनर, कन्विक्शन के साथ। तो इसलिए हम लोग करते थे। आज चूंकि आसान रास्ता है, अगर नहीं करो तो हम जा रहे सीसीपीडी के पास, चाहे सीसीपीडी कुछ दे या न दे वो अलग बात है, लेकिन सीधे सीधे सीसीपीडी के पास जाते हैं। फिर कोर्ट में भी जाना आसान हो गया है, कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है ना जी। ये है, और कोई रीजन नहीं है। उस टाइम पे कोई इस तरह की चीज थी नहीं, आज है, और ये आसान है बजाय कन्विंस करके। तो बाद में फिर आपसे ये जानना हो कि आपके जहन में ये कब आया कि अब मैं आई गॉट सक्सेसफुल, नाउ आई हैव टू वर्क फॉर द कम्युनिटी? आपने कम्युनिटी के लिए भी काफ़ी काम किया, रिसर्च की है, और आई थिंक आप बहुत कम लोगों में से एक हैं, अगर करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तो आपने बहुत सारे लोगों को डिसेबिलिटी स्टडीज में पीएचडी के लिए गाइड किया है। सही बात है। मैं ऐसा है कि मैं जब जामिया में आया, देखिए जब तक मैं एनआईवीएच में था, हालांकि मैं लेक्चरर एनआईवीएच में हो गया था, सीनियर लेक्चर के स्टेटस तक में पहुंच गया था एनआईवीएच में देहरादून में, लेकिन चूंकि ये यूनिवर्सिटी तो है नहीं, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है जी। तो यहाँ पीएचडी कराने का, रिसर्च का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था। हालांकि मैं जब टीचर बन के देहरादून में आया था 79 दिसंबर में, तो इनिशियली 2.5 साल तक मैं स्कूल में पढ़ाया नहीं था मैं टीचर, लेकिन पढ़ाया नहीं। उस वक्त के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि तुम एमएड करके आए हो, तुम्हारा को स्कूल में नहीं पढ़ाना, तुमको रिसर्च में काम करना मेरे साथ। तो मैंने उनके साथ रिसर्च में काम किया, और उस टाइम का फर्स्ट पब्लिकेशन जिसका टाइटल था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैनरिस्टिक बिहेवियर ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड एंड साइटेड। इस रिसर्च के पब्लिकेशन को अमेरिका वालों ने परमिशन मांगी थी कि हमको दे दो रिपीट करने की परमिशन एनआईवीएच से, तो मैंने उस रिसर्च के साथ काम किया। उसके बाद चूंकि हमारे यहाँ बीएड एमएड नहीं चलता था जब तक मैं था वहाँ, तो वहाँ एनआईवीएच में कोई रिसर्च और डिसर्टेशन नहीं होता था, लेकिन छोटी मोटी रिसर्च होती थी, उसमें मैं था। जब मैं जामिया में आ गया एज रीडर, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई पीएचडी के लिए मेरे पास आएगा कैंडिडेट, मैं पीएचडी कराऊंगा। एक दिन क्या हुआ कि हमारे टीम थे उस टाइम पे प्रोफेसर मोहम्मद मियां, मैं उनके पास बैठा था, शायद मैंने फरवरी 92 में ज्वाइन किया था, बात शायद ये नवंबर की है, या नवंबर 92 की है, या जनवरी फरवरी 93 की है। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार सुनो, अब आप अपने लिए पीएचडी कैंडिडेट तलाश करना शुरू करो, क्योंकि आप एज रीडर यहाँ पे खाली पढ़ाने के लिए नहीं हो, यू हैव टू गाइड पीएचडी स्कॉलर्स, और सिस्टर डिपार्टमेंट है उसमें एमफिल को भी पढ़ाना है आपने। हमारे डिपार्टमेंट में एमफिल नहीं था, लेकिन जामिया में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन जहाँ बीएड वगैरह होता है, और बीएड स्पेशल एमएड स्पेशल होता है, और एक था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टडीज जहाँ पर एमएड जनरल और एमफिल वगैरह होता है, एमफिल इन एजुकेशन। तो अगर आपको एमफिल में ही पढ़ाना है और आप अपने लिए पीएचडी कैंडिडेट तलाश करो। तभी मेरे पास उसके करीब 6-8 महीने के बाद मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू की। अडवाणी साहब से भी कहा,
और उससे भी कहा कि भाई कोई इंटरेस्टेड है तो आ जाए। तो एक 94 में 93 में एक टीचर गाइडेंस काउंसलर थे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में, सुरेंद्र कुमार शर्मा। उन्हें मैं पहले से भी जानता था मुझे, वो JNU से एमफिल कर चुके थे, PhD उनकी नहीं थी। वो मेरे पास आए कि सर मेरे को PhD करा दो। मैंने कहा भर दो फॉर्म, सिनॉप्सिस टॉपिक सोच के आओ, डिस्कस करते हैं। तो ही वॉज माई फर्स्ट PhD जी। उसके बाद तो फिर और लोग भी आते रहे। करीब मैंने जामिया से 17-18 लोगों को PhD कराई है। मैंने डिसेबिलिटी स्टडीज पे नहीं कराई है PhD, मैंने कराई है स्पेशल एजुकेशन में, एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड या एजुकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड या एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद मेंटल रिटार्डेशन। तो आप मतलब बहुत कम ब्लाइंड है जो गाइड बनते हैं, हमने देखा है कि जनरली तो आप गिने चुने जी जो ऐसा है कि जो लीडर या प्रोफेसर लेवल तक जाते हैं जी, या जो उन्होंने तो की है, जैसे प्रोफेसर प्रेम सिंह है, हिंदी से रिटायर हुई है जी जी दिल्ली में। जी। हाँ, उन्होंने भी कई PhD स्टूडेंट्स को, लेकिन हाँ स्पेशल एजुकेशन में तो मैं अकेला ही हूँ जी। स्पेशल एजुकेशन में मैं अकेला। कोई ऐसा इंसिडेंट उस समय जो आप डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हुए और उस इंसिडेंट ने आपको काफी अपसेट किया, चाहे वो एजुकेशन में हो या एम्प्लॉयमेंट में हो? देखिए डिस्क्रिमिनेशन मैंने शुरू से फेस किया है, इमीडिएटली आफ्टर फैमिली से लेकर और सोसाइटी में हर जगह। और मैंने ये मान लिया था कि ब्लाइंडनेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होगा, और चूंकि मैंने ये मान लिया था कि डिस्क्रिमिनेशन होना ही है, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई करता भी था तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। इसलिए मैंने कभी इसको अब नोटिस करके ऐसा कोई रिकॉर्ड करने की कोशिश माइंड में नहीं की कि मेरे साथ कब डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ हुआ है तो एक जगह पर हुआ है, आप कभी अलग से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा फोन पे, पब्लिक, क्योंकि ये तो पब्लिक वो है जी, पब्लिक डोमेन में है ना जी, इसमें नहीं बदलाव जी। और क्या आपको अभी लगता है कि उस टाइम में और इस टाइम पे एटीट्यूड में कुछ तो चेंज हुआ है, लोगों के एटीट्यूड? बहुत चेंज हुआ, कुछ नहीं बहुत चेंज हुआ है। मैं आपको बता दूं, जहाँ CI में वो किसी ब्लाइंड को BEd में एडमिशन नहीं देते थे, वहाँ एज प्रोफेसर मेरा सिलेक्शन हुआ नंबर 1। और आज वहाँ पर एक तैनात ब्लाइंड लड़का पढ़ा रहा है जो मेरा स्टूडेंट है, मैंने M.Ed में उसको साइकोलॉजी पढ़ाई और उसने M.Ed करते हुए बहुत झगड़े भी किए। इवन देन उसको उन्होंने सिलेक्ट कर रखा, हालांकि है लेकिन पढ़ा रहा है। ये चेंज ऑफ एटीट्यूड का ही रिजल्ट है। और थोड़ा सा अगर आप शेयर कर सके अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ के बारे में, तो ये क्या उस टाइम पे टफ था जहाँ आपकी? बहुत टफ था, लेकिन ये है कि मेरे को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करनी पड़ी थी बारे में। वो इसलिए कि मैंने 29 दिसंबर में, जब तक मैंने रेगुलर जॉब मेरे को नहीं मिली तब तक तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। हालांकि एक दो केसेस थे जिससे मैं चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर फैमिली स्टेटस में भी बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैं चाहता था करने को, तो मैंने कभी एक्सप्रेस भी नहीं किया। लेकिन जब मेरे को जॉब मिल गई तो फिर मैंने इस तरफ सोचना शुरू किया। तो NIH में मेरी कॉलीग थी, शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल। उन्होंने मेरे कहा कि हम एडवर्टीजमेंट देते हैं। एडवर्टीजमेंट के थ्रू मेरा हुआ। एडवर्टीजमेंट में के बाद जब मैंने मेरी जो लॉस की साइड देवर वेरी एक्सेप्टिंग, वो आज भी बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, सभी करते हैं। जी सर, उस टाइम पे फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और पूछूं कि अभी जैसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, और काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन अब तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पे कर रही हैं। तो उस टाइम पे हमने देखा है कि एक फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत मैटर करता था। अगर ठीक है तो आपके लिंक होते थे, आप स्कूल में जाते थे, वो फैमिली स्टेटस का फर्क पड़ता था। तो उस टाइम पे क्या ऐसे भी बहुत सारे केसेस थे जो अंडर प्रिविलेज थे और आते थे स्कूल में, जहाँ घर में ही रहते थे बहुत सारे लोग?
हमारे मॉडल स्कूल में जितने बच्चे थे मेरे टाइम पे, उनमें से 70% अंडर प्रिविलेज, इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज। जी। सोशल प्रिविलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कास्ट के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं, मैं इकोनॉमिकली पूछ रहा हूँ जी। अंडर प्रिविलेज 70% बच्चे, 70%। तो अवेयरनेस कैंपेन्स चलते थे उस टाइम पे भी, लोगों को ढूंढने का क्या जरिए होते थे कि पता करना कि अगर कोई दृष्टिहीन है, ब्लाइंड है, तो पढ़े, वो स्टडी करनी चाहिए, शुड कम फॉरवर्ड? ऐसा है कि देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे NSP, और NSP कम से कम और NAB, दो ऑर्गेनाइजेशन मेन थी उस टाइम पर, ये लोग अपने लेवल पे करते थे। हमारे स्कूल में कोई सच फॉर्मल अवेयरनेस कैंपेन नहीं किया जाता था, लेकिन ये जरूर है कि हमारे स्कूल में चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अकेला स्कूल था इंडिया में, आज ही अकेला ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और कोई स्पेशल स्कूल नहीं है। तो हमारे स्कूल में लोग जो आते थे, लोकल लोग आते थे, और उन लोकल लोगों की वजह से पूरे यूपी में खबर पहुंचती, पता चलता था, तो लोग एडमिशन के लिए आने लगे। और यूपी के बाद बिहार लगा हुआ है। प्रिंसिपल हमारे साउथ इंडियन थे मेरे टाइम पर, समरियन थे, उनकी वजह से साउथ इंडिया में भी काफी अवेयरनेस मालूम था लोगों को इस स्कूल के बारे में, तो कुछ वहाँ से भी आगे आए। और फिर साथ में हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी खुलता था, ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट ब्लाइंड जो है PCAB के नाम से आज भी है, उसमें पूरी कंट्री से विजुअलिंग ट्रेड आते हैं। तो उन सब की वजह से स्कूल के बारे में बहुत लोगों को पता चलता, जैसे जैसे पता चलता रहा वैसे वैसे लोग आते हैं। ब्रेल की आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रही है? मैंने जितना भी काम किया है, सीखा है और पढ़ा है, ज्यादातर ब्रेल में ही पढ़ा है। और ब्रेल, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने पहले ही लिखना शुरू कर दिया था जब मैं स्कूल में गया, और आज भी मैं ब्रेल में पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ। हालांकि वो अलग बात है कि सारी चीजें नहीं मिलती, अब आजकल लैपटॉप भी, कंप्यूटर भी इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं, तो मैं बहुत सी चीजें ब्रेल की जगह सुन के भी काम करता हूँ, लेकिन पढ़ना मुझे ब्रेल की ज्यादा पसंद। क्या ये टेक्नोलॉजी के आने से ब्रेल लुप्त हो रही है, आप मानते हैं ऐसा? ऐसा है कि मैं नहीं मानता हूँ कि लुप्त हो रही है, और उसका कारण ये है, और ये भी मैं साथ साथ कहता हूँ कि लुप्त हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी हमारे लिए आ रही है तो टेक्नोलॉजी साइटेड के लिए भी तो आ रही है ना जी। ब्रेल की किताबें तो लुप्त नहीं होंगी। ये लोगों का इंटरेस्ट, जो यंगस्टर्स का इंटरेस्ट है ब्रेल की तरफ, ऐसा है कि कुछ लोगों ने जो ब्रेल किसी कारणवश सीख नहीं पाए या लेट ब्लाइंड हुए, इस वजह से नहीं सीख पाए, और उनको टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से मिल गई, तब तक उनके टाइम तक टेक्नोलॉजी काफी कुछ डेवलप हो चुकी है, तो वो लोग ये कहते हैं कि ब्रेल की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से मैंने सुना है, कई लोगों से जी। लेकिन सही ये है कि बिना ब्रेल के आप बोलना सीख सकते हैं, लिखना नहीं सीख सकते, क्योंकि स्पेलिंग जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं आ सकती। अभी मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जी, जो ब्रेल नहीं जानते और कंप्यूटर से काम करते हैं, फर्राटे की अंग्रेजी बोल लेंगे, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग एरर्स जी, ये बिल्कुल सही है। F7 दबाते हैं, स्पेल चेक करते हैं, ठीक है कंप्यूटर बता देता, लेकिन कंप्यूटर से हमेशा तो काम नहीं कर सकता ना जी। कई बार कंप्यूटर से काम करना है, और स्पेलिंग, हालांकि प्रोनाउंसिएशन सुनकर आता है, लेकिन स्पेलिंग से भी आता है, खासतौर पर जो फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश तो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज ही है जी। ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया में अभी काफ़ी आप एक्टिव है, वहाँ काफ़ी मीटिंग्स भी आपने गुवाहाटी में भी अटेंड की और होते हैं आप वहाँ पे, तो NIVH को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ तक मैं गलत नहीं हुआ अगर मैं, तो क्या आपको क्या मतलब क्या जो मॉडर्नाइजेशन ब्रेल में हो रही है, कुछ लिसनर्स को बताएं, नए सिंबल्स आ रहे हैं, नए कोड्स आ रहे हैं, क्यों ऐसा लगा कि इसकी अब ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहिए? मॉडर्नाइज का मतलब क्या है ब्रेल में? देखिए, ऐसा है कि ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया की डिमांड बहुत पहले से थी। 1980s में
हमारे इंस्टीट्यूट में ये प्रपोजल मिनिस्टर को दिया था कि काउंसिल होने चाहिए रेल के डेवलपमेंट के लिए, रेल के प्रमोशन के लिए, और उसी के तहत रेल डेवलपमेंट ऑफिसर की यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट की। और उस टाइम पे मिस्टर निशावन, जिन्होंने काफी काम किया था रेल में, मिस्टर रमेश निशावन, वो अपॉइंट हुए। लेकिन फॉर्मली रेल काउंसिल बनी नहीं, बात करें कमेटी वगैरह बनती रही, काम तो चलता था। 2008 जनवरी में रेल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी फॉर्मली अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ इंस्टीट्यूट। स्टैट्यूटरी बॉडी कभी नहीं थी, अभी भी नहीं, बट अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ NIVS रेल काउंसिल ऑफ इंडिया जनवरी 2008 में बनी, और मैं उसका फाउंडर चेयरमैन था, यानी कि फर्स्ट चेयरमैन मैं था। और 2010 तक मैं उसका चेयरमैन था। उसके बाद मिनिस्टर ने टेक ओवर किया, आजकल वो चेयरमैन है, मैं मेंबर जी। तो रेल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेन गोल है वो ये है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए ब्रेल कोर्स है, भारतीय ब्रेल तो एक है जी, तो ब्रेल दुनिया की एकमात्र स्क्रिप्ट है जो फोनेटिक बेस्ड है। मतलब फोनेटिक बेस्ड से मतलब ये है कि का जिस भाषा का भी अक्षर साउंड देता है, का साउंड देता, जो कोई भी अक्षर किसी भी भाषा को अगर का साउंड देता है तो उसके लिए डॉट कॉम्बिनेशन सेम है। जैसे इंग्लिश में के का भी साउंड देता है जी, तो के में वन भी लिखा जाता है डॉट से। हिंदी में का है वन भी लिखा जाता है। ग्रीक में का साउंड कप्पा लेटर देता है तो वो भी वन से लिखा जाता है। वो अलग बात है कि ग्रीक को अंग्रेजी से अलग करने के लिए और दूसरी भाषाओं से अलग करने के लिए का से पहले फोर सिक्स का सिंबल लगा देते हैं, यानी कि कप्पा के लिए 461 फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये होता है। ठीक है जी, तो क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन लैंग्वेजेस की जो स्क्रिप्ट है उनमें चेंजेस आ रहे हैं, आए। जैसे अगर देवनागरी स्क्रिप्ट 1950-55 की देखी जाए तो उसमें जैसे अक्षरों के लिए अलग से सिंबल नहीं थे। खा के लिए भी खा लिखते थे, ज के लिए भी ज ही लिखते थे, लेकिन अब नुस्खा लगाते हैं। तो उस तरह के चेंजेस जो है उनको अकोमोडेट कैसे किया जाए, इसको पहली ही मीटिंग जो रेल काउंसिल की हुई 2008 सितंबर में, उसमें डिसीजन लिया गया कि भारतीय रेल को रिव्यू किया जाए। जो आज तक अभी चल रहा है उसका मेन इम्पोर्टेंट फेज कंप्लीट हो गया है, जिसके तहत हमने इंडियन लैंग्वेजेस में जो चेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, और उन चेंजेस के कारण जो नए सिंबल्स उनको ध्यान दिया जाए वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। अब उसकी टेस्टिंग करनी है, उसके बाद फाइनलाइजेशन हो जाएगा। दूसरा ये है कि रेल के सिंबल्स तो कुल 63 होते हैं जी, 63 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। एक अगर ब्लैंक सेल में डालें हो जाएंगे, लेकिन सिंबल्स तो दुनिया भर हजारों की संख्या में होते हैं जी, के भी, गणित के भी, म्यूजिक के लिए, साइंस के लिए, टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पर कि भारतीय रेल तो 1951 में बन गई जी, एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि उससे पहले तो हिंदुस्तान में 10 अलग अलग कोर्स चला करते थे रेल के लिए। 1951 में पहली बार एक यूनिफॉर्म रेल कोड बना था इंडियन लैंग्वेज। उससे पहले 10 अलग अलग हिंदी का वाह कोई इसी तरह से लिखता था, किसी दूसरे स्कूल में वाह किसी और तरह से लिखा जाता था। 1951 से जब भारतीय रेल एक्सेप्ट हुई तब 1 2 डॉट्स वाह के लिए हर जगह यूज होते थे। तो लेकिन म्यूजिक के लिए और मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं था जी, कोई नहीं बना। और उसका कारण ये था कि दुनिया में भी कोई एक कोड नहीं था, अलग अलग देशों में अलग अलग कोड होते थे। अमेरिका में अमेरिकन रेल मैथमेटिक्स कोड था, ब्रिटेन में या वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में
था, जिसमें उन्होंने इन तीनों कोर्स के थोड़े थोड़े सिंबल लेके खिचड़ी कोड बनाया था और पूरा भी नहीं था, वो यूज होने लगा। बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे या म्यूजिक पढ़ाते थे, उन्होंने अपने अपने कोड बना रखे थे। पहली बार 1987 में उस वक्त के हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर ए.के. मित्तल, जिनको आप पहले शायद अपने इंटरव्यू में किया जी, हमने नई रीजनल प्रोजेक्ट टेकअप किया, जिसमें हमने कहा कि पूरे भारत के लिए हम एक मैथमेटिक्स बोर्ड बनाएंगे और इसके लिए फंडिंग हमको यूनिसेफ से मिली थी। यूनिसेफ की फंडिंग मिली और यूनिसेफ की जो मैंडेट है वो 14 साल तक के बनी हुई। इसलिए हमने हाई स्कूल तक के जो मैथमेटिक्स के सिंबल्स थे उनको अपने स्कोप में लिया और उनके लिए जो 3 इंटरनेशनल कोर्स थे उनको कंपेयर करके जो बेस्ट कोड हमें लगा, उस कोड से उन सिंबल्स को लेकर भारत के लिए इंडियन मैथमेटिक्स एंड साइंस कोड बनाया, ब्रेल मैथमेटिक्स कोड बनाया। अब वो 90 से शुरू हुआ, 90 में अप्रूव हो गया था। 90 के बाद फिर हमने अलग अलग स्कूलों के लिए प्रेसेस के प्रूफ रीडर्स, कॉपी होल्डर्स, टीलोटैक ऑपरेटर्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज किए, उस नए कोड में ट्रेनिंग देने के लिए, उसमें ट्रेनिंग देने के लिए। और लेकिन 2006 में जब प्रेजेंट डायरेक्टर हमारी आई यहाँ पर जी, उन्होंने चूंकि देखा था कि ब्लाइंड मैथमेटिक्स साइंस अब हाई स्कूल के आगे भी पढ़ रहे हैं और फिर कंप्यूटर में तो कई चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि इसको अपग्रेड करना चाहिए। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया एडवांस ब्रेल मैथमेटिक्स कोड बनाने का, जो हमने 2009 में कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने 11th 12th के भी सिंबल्स ले लिए जो साइंस और मैथ दोनों में यूज होते हैं और जो उस कोड में नहीं थे। उसके बेस पर हमने एडवांस ब्रेल मैथमेटिक्स कोड बनाया। अब ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है का एक मैंडेट ये है कि ब्रेल के ऊपर कोई भी काम उस समय तक मान्य नहीं होगा जब तक बीसीआई की अप्रूवल न हो। इसलिए बीसीआई में इस कोड को रखा गया, उससे फिर डिस्कशन हुआ और तब वो फाइनल हुआ। ब्रेल मैथमेटिक्स कोड हमने एडवांस लेवल के लिए बनाया है और उसके लिए फिर मैनुअल बनाना था। कोई कोड जब तक उसका यूज करने के लिए मैनुअल ना हो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो मैनुअल भी बनाया जो हमने पिछले 3 साल पब्लिश कर दिया है। तो क्या इसमें अब सारे जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनको ट्रेन कर दिया गया, मैनुअल पहुंचा दिया गया उनके तक? अभी मैनुअल प्रिंट का पब्लिश तो हो गया है लेकिन भेजा अभी तक नहीं गया है, भेजा नहीं है। और पिछले साल हमने 2-3 कोर्सेज किए थे टीचर्स के लिए, जिनमें से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया था, मैं अपने गया था टीचर के लिए पढ़ाने के लिए उसको। और इस साल से हम कुछ कोर्सेज करेंगे उसके लिए, उसके यूज में ट्रेनिंग देने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स ट्रेनिंग होती है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी एक्टिवली एसोसिएटेड रहे हैं जहां आपने इंडिविजुअल तौर पे, जहां जैसे NIVH है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसी के थ्रू से ही ज्यादा एक्टिविज्म किया है आपने? चाइल्ड का मेंबर भी हूँ, चाइल्ड एसोसिएशन का मेंबर हूँ, तो वो अगर कभी भी किसी काम के लिए असेसमेंट बना नहीं सकता हूँ, उससे भी एसोसिएटेड रहता हूँ। AICB का मैं मेंबर हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल उनके मेंबर होते नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है मेंबर। जी जी। से भी मैं वैसे कनेक्टेड हूँ, जब वो बुलाते हैं किसी काम के लिए कहते हैं। उन्होंने 2 किताबें हिंदी में पब्लिश की जी। मैंने ही उन दोनों किताबों की कंटेंट सजेस्ट की, क्योंकि मैंने ही कहा था कि इंडिया में हिंदी में लिटरेचर नहीं है, इंग्लिश में तो काफी है जी। तो मैंने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखकर, सिलेबस देखकर कंटेंट फाइनल किया। ऑफकोर्स डिस्कस उन लोगों से किया
और फिर वो किताबें लिखी गई, उनमें से कुछ चैप्टर्स मैंने भी लिखे दोनों किताबों में। दोनों किताबों की एडिटिंग में भी मैं इन्वॉल्व रहा मिस्टर मित्तल के साथ। दोनों हम लोग एडिटर हैं उसके, मिस्टर मित्तल एंड माई। तो AICTE में भी मेरा कनेक्शन। इसके अलावा पिछले 15 सालों से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन ऑफ रिलीजियस। जी। मैं उसके साथ भी एसोसिएटेड हूँ कि 2002 से लेकर आज तक 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इंडिया से बाहर। एक एम्स्टर्डम में, दूसरी कुआलालंपुर में, तीसरी बैंकॉक में, और अभी पिछले साल अहमदाबाद में, नहीं अमेरिका में, ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। अभी भी इतना एक जो 20 इसमें ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में करवाई थी लास्ट टाइम। उसके बाद अप्रैल में की, लास्ट ईयर अप्रैल में। जी। तो मैंने जो इंडिया में जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है वो ICVI का वेस्ट एशिया रीजन का रीजन वाइज की रीजनल कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वेस्ट एशिया रीजन जो है उसमें मैं इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव। जी सर, RCI में जो आप कमेटी के चेयर थे उसका क्या बेसिक काम था जो आप देखते थे? देखिए, मैं रेगुलर काम कुछ नहीं देखता था। चेयरमैन में अभी भी हूँ उस कमेटी का। जी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, या जो लिसनर्स हमको थोड़ा सा RCI के बारे में बता दूं। जी। RCI स्टेट्यूटरी बॉडी है जी, रेगुलेटरी बॉडी, जिसके 3 मुख्य कार्य हैं। पहला ये है कि करिकुलम स्टैंडर्डाइज करना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि जो डिसेबिलिटी फील्ड में एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन के लिए ह्यूमन पावर चाहिए होती है जी, उनके ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को, करिकुलम को स्टैंडर्डाइज करना, मॉडल करिकुलम। दूसरा काम उनका है जो क्वालिफाइड ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, पर्सनल हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करना, जैसे डॉक्टर का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में होता है जी, लॉयर्स का काउंसिल ऑफ इंडिया में होता है। और तीसरा काम यह है कि एक्सपायर्ड मटीरियल पब्लिश करना, और साथ ही कंटिन्यू रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, क्योंकि पहले भी और आज के जमाने में तो विशेष तौर पर जब हर दूसरे दिन नई चीज आ जाती है, हर प्रोफेशनल के लिए अपडेट होना जरूरी है। और चूंकि अपडेट होना जरूरी है, अपने आप को करना जरूरी है, तो उनकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन होनी चाहिए। कम से कम 5 साल में उनको कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड करने चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए उनमें। तो एक वो ऑर्गेनाइज करवाना, ये उनका फंक्शन है। अब RCI में जो मैन पावर है, काउंसिल के पास केवल चेयरपर्सन होता है, मेंबर सेक्रेटरी होता है, और बाकी ऑफिशियल काम करने के लिए 2 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर। उनके पास हर डिसेबिलिटी का कोई एक्सपर्ट तो है नहीं जी। उनके बायलॉज में ये है कि वो कमेटीज ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू काम करेंगे। तो उन्होंने उनके जितने एरियाज हैं उन सबके लिए एक्सपर्ट कमेटी, सब कमेटी बनाई। उसमें से एक कमेटी है कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन विजुअल इम्पेयरमेंट, मैं उसका चेयरमैन हूँ। और इस कमेटी का काम यह है कि ब्लाइंडनेस के विजुअल इम्पेयरमेंट के केस में जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे उनका जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है, स्टैंडर्डाइजेशन है, मटीरियल प्रिपरेशन है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए जो टॉपिक्स हैं, वो यही कमेटी फाइनलाइज करती है। और इस कमेटी के फाइनलाइजेशन के बाद फिर RCI की जो स्टैट्यूटरी कमेटीज होती हैं, जैसे उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल है, वो लोग अप्रूव करते हैं बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड। तो एज चेयरपर्सन इसमें जो मेंबर्स हैं कमेटी के अंदर, वो ब्लाइंडनेस के एक्सपर्ट्स हैं, और उन्हीं में से कोई एक चेयरमैन नॉमिनेट हो जाता है जी। तो मैं चेयरमैन हूँ। एज चेयरमैन जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, BEd स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज हैं, VI के, MS स्पेशल एजुकेशन VI के कोर्सेज हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन के जो टॉपिक्स हैं, उन सबका फाइनलाइजेशन इस कमेटी में होता है, इस कमेटी के द्वारा होता है। तो उसको उन कामों में मेरा
पार्टिसिपेशन रहता है एज चेयरपर्सन हो सकता है। जी बिल्कुल सर, आपने काफ़ी इंस्पायरिंग अपनी लाइफ के बारे में लगभग हर बात हमारे साथ शेयर की। अभी आप क्या देखते हैं कि जो आप एक लंबे अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं और हर फील्ड में कर रहे हैं, आना जाना भी रहता है, इंडिया में भी बाहर भी, अपनी घर की लाइफ भी, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी के काम अलग है और अपनी जॉब के काम अलग है, तो आज के यूथ को आप देख रहे हैं कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो आप लोगों की स्पिरिट थी, पैशन था, वो कहीं ना कहीं खोता हुआ दिख रहा है आपको, जो आप होपफुल हैं? ज्यादातर बहुत कम लोग हैं जो आप देखें। जी बहुत कम लोग, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है तो नेचुरली अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना। जी आप टाइटल लगाओगे तभी तो जुड़ सकते हो ना, टाइटल लेना पड़ेगा। जी और आज लोग ये देखते हैं कि मिलेगा क्या। जी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बता सकता हूँ जिसके लिए मैंने काम किया। मैंने सोचा कि मेरे को कुछ मिलेगा, ऐसा लेकिन मुझे नहीं मिला, मैंने कभी परवाह नहीं। मैंने एक एसोसिएशन बनाई थी 1992-93 में मिस्टर एडवाणी के साथ मिलकर, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन के नाम। जब मेरे को लगा कि मैं टाइम दे सकता हूँ, मैं उसके साथ जुड़ा रहा। जब मुझे लगा कि मैं टाइम नहीं दे सकता, मैंने अपने आप को उससे अलग कर लिया, खुद ही चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं कर नहीं सकता तो मुझे जबरदस्ती जुड़े रहने का कोई राइट नहीं है, मैं ये मानता हूँ। जी सर, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ऐसा देखिए, मेरे को मैंने आज जैसे बीच में बताया था आपको कि डिप्लोमा कोर्स मैंने दिल्ली में किया था, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, तो उसमें मुझे मेडल मिला था। जी इसके अलावा 2002 में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कलाम साहब जी, उनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है स्कॉलरशिप अवार्ड की 3 दिसंबर को देने की, जी उसमें मेरे को एक अवार्ड मिला था। उसके बाद 2008 में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो रियल प्रोफेशनल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ रियल प्रोफेशनल्स। जी इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, उन्होंने मेरे को राजीव गांधी अवार्ड दिया था। जी स्पेशल। अब सर बहुत टाइम हमने लिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। जाते जाते जल्दी से 4-5 वन लाइनर आपके साथ मैं प्ले करना चाहूंगा लिसनर्स के लिए। आपका फेवरेट खाना क्या है? आलू के परोठे या मेरा साउथ इंडियन, मेरी वाइफ साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन? या तो पूरी अच्छी लगती है और या डोसा बड़ा अच्छा लगता है। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मैं आज की अपने फेवरेट बुक जो मानता हूँ वो शेक्सपियर का ये है हैमलेट, उसको मानता हूँ। ये इंग्लिश का एक डेविड कॉपरफील्ड, समवन एंड डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड डेविड कॉपरफील्ड, इनको मानता हूँ इंग्लिश में। स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका या बॉलीवुड में? मेरा स्पोर्ट बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड में तो सिर्फ जो क्लासिकल मूवीज, जिनको मैं क्लासिकल मानता हूँ, दुनिया कहीं अलग है, माने या ना माने, जैसे देवदास जी, जैसे फिल्म आई थी राज के नाम से, आबरू के नाम से फिल्म आई थी, देवदास पुरानी है, तो इस तरह की फिल्मों में मेरा इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अगर मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगे आप? स्पोर्ट्स में? जी, स्पोर्ट्स के किसी व्यक्ति से मतलब आपका कहना? जी जी। नहीं, किससे मिलना चाहे, किस पर्सनैलिटी से? मैं बता रहा हूँ ना, गावस्कर जैसे। गावस्कर साहब जी, आपकी आवाज रुक गई थी। सुनील गावस्कर। अगर आपको मौका मिले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ज्वाइन करने का, जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो प्रेफरेबल क्या रहेगा? आई थिंक आपका एजुकेशन ही रहेगा। नहीं, मेरा सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस रहेगा। आपका मानना यह है कि जो एजुकेशन की जिम्मेदारी, चाहे वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम भी हो रहा है जी, लेकिन सोशल जस्टिस ने
ब्लाइंड के खास तौर पर, बाकी लोगों के बारे में नहीं ज्यादा कहूँगा, बट ब्लाइंड के लिए उनकी एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है, कि एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन डिसेबल्ड की एजुकेशन में न आज है, न कल था, न शायद कल होगा, उतना जितना सोशल जस्टिस का है, क्योंकि एजुकेशन वालों की डिसेबिलिटी प्रायोरिटी नहीं है जी एजुकेशन वालों की प्रायोरिटी है सोशली बैकवर्ड क्लासेस जी जी और वो कभी जो है उतना अटेंशन, हालांकि पैसा वो बहुत खर्च कर रहे हैं, जी पैसा उनका बहुत होगा, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो एक फिक्स आइडिया पर चलते हैं और उसका फिक्स आइडिया है कि आप रेगुलर स्कूल में डाल दो अपने आप जैसे और बच्चे पढ़ते पढ़ने ही लगती, वो बात नहीं है, वो उनकी थिंकिंग है वो सही नहीं है, मेरा अपना मानना जी जी मैं उनके सामने भी कह देता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत मजा आया और काफी कुछ सीखने को मिलेगा लिसनर्स को भी, और मुझे खुद भी बहुत मजा आया। उम्मीद है इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ अपने बातें शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच रेडियो उड़ान पर ज्वाइन करने के लिए।